सोचिए, एक बिल्कुल नया, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबस A330 रियो से पेरिस जा रहा है, अटलांटिक महासागर के ऊपर, और बस गायब हो जाता है। आज के ज़माने में जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, ये आखिर हुआ कैसे? चलिए आज एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की कहानी की बिल्कुल तह तक चलते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ था। और पता है, जो बात इस हादसे को और भी ज़्यादा डरावना बना देती है, वो है समय। उस प्लेन को 38,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने में पता है कितना वक्त लगा? सिर्फ 4 मिनट। जितनी देर में ब्रेड का एक स्लाइस टोस्ट होता है, उतनी देर में एक पूरा का पूरा हवाई जहाज आसमान से गिर गया। ये सोचना भी मुश्किल है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी गलतियां थीं, वो कौन सी कड़ियां थीं जो एक के बाद एक जुड़ती चली गई और इस भयानक हादसे की वजह बनी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कड़ी से। ये कहानी शुरू होती है एक तूफान और एक पहले से मौजूद खामी के मिलने से। देखिए, ये विमान एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जिसे ITCZ कहते हैं। आसान भाषा में ये वो जगह है जहां दुनिया के सबसे भयंकर तूफान बनते हैं। अब पायलटों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, वो इसके लिए ट्रेंड होते हैं। लेकिन उस रात उस तूफान में एक छिपा हुआ दुश्मन था, सुपर कूल्ड पानी की बूंदें। अब ये बड़ी अजीब चीज़ें हैं। ये पानी की वो बूंदें हैं जो 0 डिग्री से भी ठंडी होती हैं पर फिर भी तरल ही रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी ठोस चीज़ से टकराती हैं, वो फौरन बर्फ बन जाती हैं। और ये बूंदें किससे टकराईं? विमान के पिटोट ट्यूब्स से। अब सवाल है कि ये पिटोट ट्यूब्स क्या बला है? तो आसान शब्दों में समझिए, ये प्लेन की आंखें हैं। ये छोटे छोटे सेंसर होते हैं जो प्लेन को बताते हैं कि वो हवा में कितनी तेजी से उड़ रहा है। और ये जानकारी प्लेन को हवा में बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। और यहाँ आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात। एयर फ्रांस को इस खतरे के बारे में पता था। जी हाँ, उन्हें पता था। सिर्फ 1 साल के अंदर एयर फ्रांस ने 9 से ज्यादा ऐसे मामले रिकॉर्ड किए थे जहां ठीक इन्हीं पिटोट ट्यूब्स ने बर्फ की वजह से काम करना बंद कर दिया था। इन सेंसर्स को अपग्रेड करने का काम चल तो रहा था, लेकिन फ्लाइट 447 में अभी भी पुराने कमजोर वाले ही लगे थे। तो जरा सोचिए, एक तरफ एक जानी पहचानी तकनीकी खामी, दूसरी तरफ एक विमान जो सीधा उसी तूफान में जा रहा है जो उस खामी को चालू कर सकता है। ये तो एक टिक टिक करते टाइम बम जैसा था। तो ये थी पहली कड़ी। अब आते हैं कहानी की दूसरी और शायद सबसे अहम कड़ी पर। वो पल जब टेक्नोलॉजी ही धोखा दे जाए। फ्लाइट 447 एक फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट था। ये ना एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। इसमें होता क्या है कि पायलट सीधे प्लेन को कंट्रोल नहीं करता। वो बस एक जॉयस्टिक जैसी साइड स्टिक को हिलाता है और उसका सिग्नल कंप्यूटर को जाता है, जो फिर विमान को उड़ाता है। ये सिस्टम ना एक बहुत ही शानदार सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। मतलब ये पायलट को कोई भी खतरनाक गलती करने से रोकता है। लेकिन इस शानदार सेफ्टी नेट की एक ही कमजोरी थी। उसे काम करने के लिए बिल्कुल सही डेटा चाहिए था। और जैसे ही बर्फ ने पिटोट ट्यूब्स को जैम किया, सारा डेटा गलत हो गया। कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और फिर एक ही झटके में ऑटो पायलट बंद, ऑटो थ्रॉटल बंद। वो जो पूरा सेफ्टी नेट था, वो अचानक गायब हो गया। कंप्यूटर ने तो मानो हाथ खड़े कर दिए और पायलटों से कहा, अब तुम ही संभालो। और बस यहीं से शुरू होते हैं वो आखिरी सबसे अहम 4 मिनट, कॉकपिट के अंदर की कहानी। घड़ी में सुबह के 2:10 हुए थे। अचानक एक जोर का अलार्म बजता है। ऑटो पायलट बंद हो चुका है। कुछ ही सेकंड के अंदर फर्स्ट ऑफिसर ने साइड स्टिक को अपनी तरफ खींचा, जिससे विमान की नाक ऊपर उठ गई। प्लेन तेजी से ऊपर चढ़ने तो लगा, पर उसकी स्पीड उतनी ही तेजी से कम हो रही थी। और फिर कॉकपिट में वो आवाज गूंजने लगी जो कोई भी पायलट कभी नहीं सुनना चाहता, स्टॉल वार्निंग। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है। स्टॉल का मतलब ये नहीं होता कि इंजन फेल हो गया है, नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि प्लेन के पंखों के ऊपर से हवा ठीक से नहीं गुजर रही और इसलिए वो लिफ्ट पैदा नहीं कर पा रहे। और ऐसी हालत से निकलने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, प्लेन की नाक को नीचे करना ताकि स्पीड वापस बढ़ सके। लेकिन कॉकपिट में मौजूद पायलटों ने ठीक इसका उल्टा किया। अंदर कॉकपिट में क्या हो रहा था? पूरी तरह से अफरा तफरी और कंफ्यूजन। कुछ ही देर में जब कप्तान कॉकपिट में वापस आए तो उन्हें जो सुनने को मिला वो दिल दहला देने वाला था। एक पायलट की घबराई हुई आवाज आई, हमने विमान पर से कंट्रोल खो दिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है।
और कप्तान के लिए ये समझना लगभग नामुमकिन था कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। और इसकी एक बड़ी वजह है एयरबस का एक डिज़ाइन फीचर जिस पर काफ़ी बहस होती है। देखिए, बोइंग के विमानों में दोनों पायलट के कंट्रोल यानी योक आपस में जुड़े होते हैं। एक पायलट उसे हिलाएगा तो दूसरे का भी हिलेगा। लेकिन एयरबस में ऐसा नहीं है, साइड स्टिक लिंक्ड नहीं होती। इसका सीधा मतलब ये था कि कप्तान को ना तो दिख रहा था और ना ही महसूस हो रहा था कि दूसरा पायलट लगातार स्टिक को पीछे की तरफ खींचे हुए है। उस सारे शोर और अफरा तफरी के बीच में एक पल ऐसा आया जब उस पायलट ने ये कहा भी, मैंने स्टिक को हर समय पीछे खींच रखा है। जरा सोचिए, पूरे हादसे की वजह उन चंद शब्दों में छिपी थी, लेकिन अलार्म के शोर और भयानक तनाव के बीच वो सबसे जरूरी बात कहीं खो गई। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब कप्तान के सामने एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन था। उनके सामने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो दिखा रहे थे कि विमान 10,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से सीधा नीचे गिर रहा है, लेकिन साथ ही विमान की नाक ऊपर की तरफ उठी हुई थी। ये तो जैसे फिजिक्स के नियमों के ही खिलाफ था। नाक ऊपर पर प्लेन नीचे। इसी कंफ्यूजन में वो लोग बस गिरते चले गए। 2 साल तक खोज चलती रही और आखिरकार जब ब्लैक बॉक्स मिले तब जाकर दुनिया को पूरी सच्चाई पता चली। तब पता चला कि इस मलबे से हमें क्या सबक सीखने हैं। जो ऑफिशियल जांच रिपोर्ट आई उसमें 2 बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी थीं। हादसे का शुरुआती ट्रिगर था पिटो ट्यूब्स का बर्फ से जम जाना, लेकिन हादसे का जो मुख्य कारण था वो था क्रू की नाकामी। वो उस हालत को समझ ही नहीं पाए और प्लेन को स्टॉल से बाहर निकालने की सही प्रक्रिया को लागू नहीं कर पाए। इस एक हादसे ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद कई बहुत ज़रूरी बदलाव भी किए गए। जाहिर है पिटो ट्यूब्स के डिज़ाइन को बेहतर बनाया गया, पर सबसे बड़ा बदलाव आया पायलटों की ट्रेनिंग में। अब पायलटों को सिमुलेटर में खास तौर पर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जहां उन्हें सिखाया जाता है कि अगर ऑटोमेशन अचानक फेल हो जाए तो उस हालत को कैसे संभालना है। तो आखिर में फ्लाइट 447 की कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है। ये एक चेन रिएक्शन की कहानी है जिसमें मौसम, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, ट्रेनिंग और आखिर में इंसान सब एक के बाद एक कड़ी की तरह जुड़ते चले गए और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते। आज हम बढ़ते ऑटोमेशन के दौर में जी रहे हैं, तो क्या हम इतने ज़्यादा जटिल, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हैं कि जब वो फेल होते हैं तो उन्हें संभालना इंसान की क्षमता से ही बाहर हो जाता है? इस पूरी प्रक्रिया से इंसान को बाहर रखने की असली कीमत क्या है, खास तौर पे उन कुछ मिनटों में जब किसी इंसान की सूझबूझ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है?